हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे और इस टॉपिक का नाम है करेक्टिव रैग या फिर सी रैग। अब सी रैग जो होता है वो रैग का ही एक वेरिएंट होता है और इस वीडियो में मैं आपको नॉट ओनली कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा कि सी रैग क्या होता है, बट एट द सेम टाइम मैं आपको लैंग्राफ में सी रैग बना के भी दिखाऊंगा। सो ऑन द होल इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर आप इसको एंड टू एंड देखो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते टाइम जो सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये है कि अगर रैग सही से काम करता है तो फिर हमें सी रैग की ज़रूरत क्यों है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इस क्वेश्चन को, इस क्यूरियोसिटी को शांत करता हूँ। ठीक है। और इसके लिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि रैग एज अ कॉन्सेप्ट क्या होता है और रैग काम कैसे करता है। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें मैंने पास्ट में कवर की हैं मेरे लैंगचेन वाले प्लेलिस्ट में। आप प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप वो वीडियोस देख के आओ, फिर आप इस वीडियो को ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे। तो चलो लेट्स डिस्कस कि कन्वेंशनल रैग या फिर ट्रेडिशनल रैग में क्या प्रॉब्लम्स हैं जो सी रैग सॉल्व करता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा और जिन लोगों ने रैग पढ़ा है वो तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये रैग का वर्कफ्लो है। तो व्हाट आई विल डू इज़ अगले 2-3 मिनट में आपको एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ रैग के वर्कफ्लो का, और फिर इसी के अंदर मैं आपको समझा पाऊंगा कि सी रैग की ज़रूरत क्यों है। ठीक है। तो होता क्या है एक ट्रेडिशनल रैग के वर्कफ्लो में कि यूज़र आपको एक क्वेरी देता है। लेट्स से उसका क्वेरी है व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। अब आप सबसे पहले क्या करते हो कि उस क्वेरी को उठाते हो और उस क्वेरी को आप एक एम्बेडिंग मॉडल के पास भेजते हो। अब ये एम्बेडिंग मॉडल क्या होता है, ये एक डीप लर्निंग मॉडल होता है जिसका काम होता है टेक्स्ट को नंबर्स एज इन वेक्टर्स में कन्वर्ट करना। तो एम्बेडिंग मॉडल क्या करेगा, अगेंस्ट आर क्वेरी हमें एक वेक्टर जनरेट करके दे देगा। अब हम क्या करते हैं, हम इस वेक्टर को ले जाते हैं एक वेक्टर डेटाबेस के पास। सो रैग वर्कफ्लो में एक वेक्टर डेटाबेस होता है। वेक्टर डेटाबेस हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज वेक्टर डेटाबेस ही वो जगह है जहाँ पे हम अपने प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ वेक्टर्स। अब सिंस यहाँ पे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने मशीन लर्निंग की कुछ बुक्स को स्टोर कर रखा है। तो इस वेक्टर डेटाबेस के अंदर करेंटली बहुत सारे वेक्टर्स हैं जो मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वेरी वेक्टर है उस क्वेरी वेक्टर को ले जा करके इस वेक्टर डेटाबेस में एक सेमांटिक सर्च परफॉर्म करेंगे। बेसिकली हम हमारे क्वेरी वेक्टर के सबसे क्लोजेस्ट जो वेक्टर्स हैं वेक्टर डेटाबेस के अंदर उनको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस पर्टिकुलर स्टेप को रिट्रीवल बुलाया जाता है और रिट्रीवल के एंड में हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो कि वेक्टर डेटाबेस में स्टोर्ड हैं और इन डॉक्यूमेंट्स में एग्जैक्टली वही बातें लिखी होती हैं जो हमारी क्वेरी में पूछा गया। सो अगर हमारी क्वेरी है व्हाट इज मशीन लर्निंग, तो इन डॉक्यूमेंट्स में व्हाट इज मशीन लर्निंग के अराउंड ही कुछ कॉन्टेक्स्ट होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम इन रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स को उठाते हैं और हमारी ओरिजिनल क्वेरी को उठाते हैं और इन दोनों ही चीज़ों को एलएलएम के पास भेज देते हैं विद अ प्रॉम्प्ट। इस स्टेप को हम ऑग्यूमेंटेशन बुला रहे हैं। हम अपने एग्जिस्टिंग यूजर क्वेरी के साथ कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं और हम एलएलएम को बोल रहे हैं कि देखो यूजर ने ये क्वेश्चन पूछा है और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स को यूज करो। राइट। अब एलएलएम क्या करता है कि वो क्वेश्चन को देखता है, डॉक्यूमेंट्स को देखता है और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर से आंसर जनरेट करके देता है और इस स्टेप को हम जनरेशन बुलाते हैं। तो रैग इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्टेप्स। आपका रिट्रीवल होता है, ऑग्यूमेंटेशन होता है एंड जनरेशन होता है। आई रियली होप ये पूरी चीज आपको पहले से पता है। अब बात करते हैं कि इस ट्रेडिशनल वर्कफ्लो में प्रॉब्लम क्या है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सी रैग की जरूरत पड़ी। सो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। प्रॉब्लम ये है कि हम जब ये रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स हमारे एलएलएम को देते हैं और उसको बोलते हैं कि देखो आंसर देते टाइम इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर से ही आंसर देना, तो इस पॉइंट पे आपका जो एलएलएम है वो इन रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है। और ब्लाइंड ट्रस्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने जो डॉक्यूमेंट्स दिए वो अगर क्वेरी से रिलेटेड नहीं है तो फिर जो आंसर जनरेट होगा वो भी गलत होगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो हमने क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज
अ LLM, और हमारे वेक्टर डेटाबेस में जो भी बुक्स हैं वो सब की सब मशीन लर्निंग के ऊपर है, तो ऑब्वियस बात है कि वहाँ पे आपको LLM के कॉन्सेप्ट्स नहीं मिलने वाले। बट जब आप अपने वेक्टर को, क्वेरी वेक्टर को सेमांटिकली सर्च करोगे वेक्टर डेटाबेस के अंदर, तो वेक्टर डेटाबेस सिंस उसको कुछ ना कुछ आंसर देना ही है, तो वो फिर भी कुछ दूर दराज का टॉपिक निकाल के आपको दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पूछा व्हाट इज़ LLM और आपके पास सिर्फ मशीन लर्निंग रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो हो सकता है कि वो आपको कुछ ना मिला तो रैंडम फॉरेस्ट के डॉक्यूमेंट्स उठा के दे दे, या XG बूस्ट के डॉक्यूमेंट्स उठा के दे दे, बिकॉज उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स तो देने ही थे। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका क्वेश्चन है व्हाट इज LLM, और आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से भेज दिए, रैंडम फॉरेस्ट के। आपने अपने LLM को बोला कि देखो दिस इज द क्वेरी, व्हाट इज अ LLM, और आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं रैंडम फॉरेस्ट के, आंसर करो। अब आपका LLM मजबूर है गलत डॉक्यूमेंट से आंसर बनाने के ऊपर, एंड इवेंचुअली वो क्या करेगा, गलत आंसर प्रिंट करके यूजर को दे देगा। नाउ इमेजिन दिस इन अ बिजनेस सिनेरियो। एक बिजनेस सिनेरियो में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इमेजिन करो आपका एक एम्प्लॉय है जो कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में लीव पॉलिसी क्या होगी उसके बारे में पूछ रहा है, और वो डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके डेटाबेस के अंदर, वेक्टर डेटाबेस के अंदर। तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि आप गलत आंसर उसको दे दोगे, और वो गलत आंसर को सही एज्यूम करके आगे की चीज़ें करने लग जाएगा, तो इसके इम्प्लीकेशंस बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आता है, करेक्टिव रैग। तो करेक्टिव रैग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसके पहले व्हाट आई विल डू इज आई विल एक्चुअली गिव यू अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कि ये प्रॉब्लम हो सकती है जो मैंने आपको अभी बताई। सो आई विल गिव यू अ कोड वॉक थ्रू जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्वेश्चन कुछ पूछा है, मेरे रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स कुछ और हैं, जिसकी वजह से मेरा जो आंसर निकल के आ रहा है वो गलत है। अब कोड दिखाने के पहले मैं आपको एक बार सेटअप दिखा देता हूँ। सो व्हाट आई हैव डन इज़ कि मेरे पास ये एक फ़ोल्डर है, और इस फ़ोल्डर में फ़िलहाल 3 मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग रिलेटेड बुक्स हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग, सेकंड इज़ डीप लर्निंग, एंड थर्ड इज़ दिस पैटर्न रिकॉग्निशन वाली बुक। ये तीनों ही क्लासिक्स हैं एकदम। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ कि मैं इन 3 बुक्स के ऊपर एक रैग चार्टबॉर्ड बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसी चीज़ का कोड मैं आपको दिखाता हूँ। सो एक बार हम लोग कोड वॉक थ्रू करते हैं। ये कोड वॉक थ्रू मैं इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज इसी कोड के ऊपर हम करेक्टिव रैग वाला कोड बिल्ड करेंगे। तो प्लीज़ इसको स्किप मत करना, इवन दो आपको रैग का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आता है, रैग को कोड करना ऑलरेडी आता है, बट प्लीज़ एक बार ये 5 मिनट आप फॉलो करो। सो यहाँ पे हमने लाइब्रेरीज़ को इम्पोर्ट किया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, अपने डॉक्यूमेंट्स को लोड किया। यू कैन सी हमारे पास 3 बुक्स हैं, तो हम तीनों बुक्स को लोड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, और उनको कंबाइन कर दे रहे हैं इनटू दिस लिस्ट कॉल्ड डॉक्स। सो इस पॉइंट पे मेरे पास ऑलमोस्ट 2000 डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट लोडिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है टेक्स्ट स्प्लिटिंग का। तो हम रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर यूज़ कर रहे हैं। चंक साइज़ हमने 900 ले लिया, चंक ओवरलैप मैंने 150 ले लिया, और मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एनकोडिंग का इशू आ रहा था, तो ये पर्टिकुलर लाइन इसीलिए है कि किसी भी तरह का जो वियर्ड कैरेक्टर्स होते हैं कुछ पीडीएफ्स में, उनको हम रिप्लेस कर दें और कुछ एरर थ्रो ना हो, यूनिकोड एरर। तो चंकिंग करने के बाद या टेक्स्ट स्प्लिटिंग करने के बाद अब मेरे पास मोर देन 6000 डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, जहाँ पे हमने क्या किया, ओपन एआई का एम्बेडिंग मॉडल इंपोर्ट किया और फायस डेटाबेस यूज़ किया, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स थे हमारे, उनको वेक्टर्स में कन्वर्ट करके एक वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर हमने इस स्टेप में क्या किया कि उस वेक्टर डेटाबेस में एक रिट्रीवर क्रिएट कर लिया, जो कि हमें सिमिलैरिटी सर्च करके देगा, सिमेंटिक सर्च करके देगा, और हमें टॉप 4 डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करके देगा फॉर एनी गिवन क्वेरी। और ये रिट्रीवर इस रिट्रीवर वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है। हमने एक LLM को बुलाया चैट ओपन एआई से। ये हमारा लैंग्राफ का स्टेट बन गया। इसमें 3 चीज़ें हम रख रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो यूज़र पूछेगा, दूसरा डॉक्यूमेंट्स जो रिट्रीव होके आएंगे, और तीसरा आंसर जो LLM जनरेट करेगा, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट नोड रहने वाला है, मैं आपको इनफैक्ट ग्राफ का स्ट्रक्चर पहले दिखा देता हूँ। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ग्राफ। सो रिट्रीवल का एक नोड है, फिर जनरेशन का एक नोड है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो रिट्रीवल वाले नोड में कुछ नहीं हो रहा है। आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप उस क्वेश्चन को पकड़ के रिट्रीवर में
इन्वोक कर ले रहे हो, तो इससे आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जा रहे हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को आप स्टेट के अंदर, डॉक्स के अंदर स्टोर कर दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद जनरेशन का भी स्टेप बहुत सिंपल है। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इस पॉइंट पे रिट्रीवल के बाद, आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स को उठा रहे हो और उनको ज्वाइन कर ले रहे हो एज स्ट्रिंग्स। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसी स्ट्रिंग को आप भेज रहे हो एलएलएम के पास, और आप अपने एलएलएम को बोल रहे हो आंसर ओनली फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, इफ नॉट इन कॉन्टेक्स्ट से यू डोंट नो, ठीक है। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि ट्रस्ट द डॉक्यूमेंट्स ब्लाइंडली, और मैं अपना यूज़र का क्वेश्चन दे रहा हूँ और कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो भी रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये हम जनरेट कर रहे हैं। जो भी आंसर जनरेट हो रहा है उसको हम आंसर में स्टोर कर रहे हैं। दिस इज़ द फ्लो, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना ग्राफ बिल्ड किया, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफ है। ये हमारा ग्राफ हो गया, और ये रहा हमारा फाइनल टेस्ट करने का कोड। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं ये क्वेश्चन भेज रहा हूँ, व्हाट इज बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। अब ध्यान देना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर फॉर श्योर हमारी तीनों बुक्स में होगा ही होगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, ये रहा हमारा आंसर। The bias variance trade-off is a fundamental concept in statistics and machine learning that describes the relationship between two sources of error that affect a model's performance, bias and variance. उसके बाद bias को define किया, variance को define किया, फिर trade-off क्या है वो बताया, तो एक बहुत solid आंसर निकल के आया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हुए थे वो क्या थे। तो यू कैन सी ये हमारे डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हुए हैं। सो 4 डॉक्यूमेंट्स हमने रिट्रीव किए थे। देखो यहाँ पे भी बायस वेरिएंस की बात हो रही है, यहाँ पे भी बायस और वेरिएंस की बात हो रही है, और अगर मैं आगे वाले भी दो आपको दिखाऊं तो उसमें भी आप देखोगे कि बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी क्वेरी थी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ही फेच हुए वेक्टर डेटाबेस से, एंड दैट इज़ वाई जो आंसर निकल के आया वो भी एक्यूरेट है। बट अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक ऐसी क्वेरी का जो फॉर श्योर हमारे बुक्स में उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे पूछ लिया क्वेश्चन, व्हाट आर द टॉप एआई न्यूज़ फ्रॉम लास्ट मंथ। अब ये एक ऐसी क्वेरी है जिससे रिलेटेड आंसर हमारे बुक्स में नहीं होने वाला, बिकॉज ये सारी क्लासिक बुक्स हैं, बहुत पहले लिखी गई थी। तो अब लास्ट मंथ में क्या हुआ, इसका आंसर बुक्स में तो नहीं होने वाला। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ और देखते हैं कि क्या आंसर प्रिंट होता है। देखो वो बोल रहा है आई डोंट नो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक ऐसी क्वेरी का जिससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हमारी तीनों बुक्स में नहीं होंगे। जैसे कि इन तीनों बुक्स में जितना मुझे पता है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया, इनफैक्ट डिस्कस ही नहीं किया गया है। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल आस्क दिस क्वेरी, व्हाट इज व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर इन डीप लर्निंग, ठीक है। दिस इज द क्वेरी, एक बार इसको रन करते हैं। A transformer in deep learning is a type of model architecture that is particularly effective for processing sequential data such as text. It utilizes mechanisms called self-attention and feed-forward neural networks. और ये ट्रेडिशनल RNN से बेटर है। Transformers do not process data sequentially, which enables them to more parallelizable and be efficient in training. The architecture has become foundational in natural language processing tasks and has led to significant advancements in the field. अब आप बोलोगे प्रॉब्लम क्या है, सही तो है। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको सबसे पहले रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ। रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो ये रहे हमारे रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स, एक बार इसको देखते हैं। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि कहीं पे भी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर यहाँ पे डिस्कस नहीं है। जैसे ये देखो, ये पहला पार्ट है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि स्पेसेस हट गए हैं तो सारे वर्ड्स जुड़ गए हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेमांटिक सर्च सही से होता है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे MLP के बारे में बताया गया है, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के बारे में, बट ट्रांसफॉर्मर के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया है। सिमिलरली यहाँ पे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की बात की गई है। फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे रेगुलराइजेशन की बात की गई है। थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, बट दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मर की बात यहाँ पे भी नहीं है। और लास्ट में यहाँ पे डीप न्यूरल नेटवर्क, रेगुलराइजेशन, ये बेसिकली इंडेक्स के पेजेस उठा दिए गए। तो आप नोटिस कर रहे होगे कि चारों ही डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर की बात हुई नहीं है, बट फिर भी हमारे मॉडल ने हमें एक आंसर निकाल के दे दिया। अब ये आंसर कहाँ से आया है, ये आंसर आया है हमारे LLM के पैरामीट्रिक नॉलेज से। बट द थिंग इज
कि किसी और सिचुएशन में यहाँ पे हेलुसिनेशन भी हो सकता था अगर एलएलएम के पास उस चीज़ का पैरामेट्रिक नॉलेज ना हो। जैसे कि किसी कंपनी की लीव पॉलिसी, इसके बारे में एलएलएम को नहीं पता और सही डॉक्यूमेंट्स भी रिट्रीव नहीं हुए। इन दैट केस एलएलएम आपको कुछ भी हेलुसिनेट करके दे सकता है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम विद ट्रेडिशनल रैग, कि अगर उसको सही डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले तो वो अपने पैरामेट्रिक नॉलेज में घुसता है और वहाँ से आंसर खोज के लाता है, जिसमें एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है हेलुसिनेशन होने का। और अगर हेलुसिनेशन हुआ तो बिजनेस सिचुएशंस में इट कैन बी वेरी वेरी बैड। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आई नो आई टुक ऑलमोस्ट 10 मिनट्स टू एक्सप्लेन दिस, बट मुझे आपको ये प्रॉब्लम दिखाना था, प्रैक्टिकली होता है रैग सिस्टम्स में। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सी रैग जो होता है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, दैट विल बी आवर नेक्स्ट डिस्कशन। सो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड कि ट्रेडिशनल रैग में प्रॉब्लम क्या है, अब एक बार बात करते हैं करेक्टिव रैग या फिर सी रैग के बारे में, और ये देखते हैं कि सी रैग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। सो सी रैग में एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जब यहाँ पर हमारे पास रिट्रीवल के बाद रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो हम उसको डायरेक्टली एलएलएम के पास नहीं भेजते सी रैग के अंदर। इंस्टेड व्हाट वी डू इज़ कि इस स्टेप में इस जगह पे हम एक मॉडल को बिठा देते हैं और इस मॉडल को हम रिट्रीवल इवैल्यूएटर बुलाते हैं। और इस मॉडल का बहुत सिंपल काम ये है कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को देखता है और क्वेरी को देखता है और ये डिसाइड करता है कि ये जो रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हैं क्या वो यूज़फुल हैं या फिर नहीं इस क्वेरी को आंसर करने में। राइट, सो अगर मेरी क्वेरी है व्हाट इज़ एलएलएम और मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं रैंडम फॉरेस्ट के ऊपर, तो हमारा ये मॉडल समझ लेगा कि इस क्वेरी को आंसर करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स यूज़फुल नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली 3 केसेस होते हैं। या तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव होके आए हैं वो रेलेवेंट होते हैं, या फिर दे आर नॉट रेलेवेंट। एंड द थर्ड केस इज कि कभी कभी ये बात एम्बिगुअस हो जाती है, मतलब पार्शली वो डॉक्यूमेंट्स सही भी हैं और पार्शली उसमें कुछ कचरा है जो कि सही नहीं है। तो इन तीनों केसेस के हिसाब से सी रैग अपना अपना काम परफॉर्म करता है। सो अगर डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट हैं तो फिर आगे का काम नॉर्मल रैग की तरह होगा। आप डॉक्यूमेंट्स को भेज दोगे एलएलएम के पास, एलएलएम उन डॉक्यूमेंट्स को देख के आंसर कर देगा। अगर आपके रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स एकदम भी रेलेवेंट नहीं है तो फिर यहाँ पे सी रैग एक अलग तरीका अपनाता है। वो क्या करता है कि वो एक्सटर्नल नॉलेज सोर्सेज के पास जाता है। जैसे कि हो सकता है कि आपने अपने सिस्टम में एक वेब सर्च टूल ऐड कर रखा है, तो सिंस आपका रिट्रीवर आपको सही डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाया, आपने बोला एलएलएम क्या होता है, रिट्रीवर ने आपको रैंडम फॉरेस्ट लाके दे दिया, तो आपका मॉडल समझ जाएगा कि द रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रेलेवेंट। सो वो क्या करेगा, एक वेब सर्च करेगा और वेब सर्च से जो चीज़ आएगी उसके बेसिस पे वो आपको आंसर बताएगा। ठीक है, ये हो गया सेकेंड केस। थर्ड केस, जहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स पार्शली एक्सप्लेन कर रहे हैं क्वेरी को और कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे वो दोनों चीज़ें करेगा। वो नॉर्मल रैग की तरह जो सही वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एलएलएम के पास भेज देगा और फिर बाकी के इंफॉर्मेशन के लिए वो वेब सर्च करेगा और वेब से वो एक्सटर्नल नॉलेज लेके आएगा और फिर इन दोनों चीज़ों को मर्ज करके एलएलएम को दे देगा। सो जो चीज़ें रिट्रीवर से आई और जो चीज़ें वेब सर्च से आई उन दोनों को मर्ज किया और फिर फाइनली एलएलएम के थ्रू जनरेशन परफॉर्म हुआ। तो दिस इज़ हाउ सी रैग वर्क्स। आई रियली होप मैं आपको समझा पाया। ठीक है, बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर आपका सी रैग जो है वो ये अज्यूम नहीं करता कि जो भी रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही है, वो रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता, 3 अलग केसेस बना के काम करता है। और ये केसेस बनाने में उसका हेल्प कौन करता है, ये रिट्रीवल इवैल्यूएटर, ये पर्टिकुलर मॉडल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वीडियो में
ये करेक्टिव रैग स्क्रैच से डेवलप करेंगे लैंग ग्राफ यूज़ करके। अब कोड करने के पहले आपको मैं करेक्टिव रैग का ओरिजिनल पेपर दिखाना चाहता हूँ। सो दिस इज़ द ओरिजिनल पेपर ऑफ करेक्टिव रैग। बहुत ही रीसेंट पेपर है ये, शायद 2024 में आया था। और इस पेपर में आपको काफ़ी डिटेल में देखने को मिलेगा कि क्या आर्किटेक्चर यूज़ किया था रिसर्चर्स ने। हम इस वीडियो में इस पेपर के बहुत क्लोज रहने की कोशिश करेंगे। मैं जो कोड लिखूंगा आई विल ट्राई कि वो बहुत क्लोज रिप्रेजेंटेशन हो जो आर्किटेक्चर इन ऑथर्स ने यूज़ किया है। बाकी आई वुड रिकमेंड आप एक बार ये पेपर ज़रूर पढ़ो। बहुत डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है, बहुत बड़ा पेपर भी नहीं है। और स्पेशली आई वुड लाइक कि आप एक बार ये पर्टिकुलर डायग्राम ज़रूर देखो। दिस इज़ द डायग्राम। इनफैक्ट यही चीज़ अभी हमने डिस्कस भी की थी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या होता है कि एक्स बोल के क्वेश्चन जाता है सिस्टम में, और सिस्टम हमें डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करके देता है D1 और D2। फिर हमारे पास एक रिट्रीवल इवैल्यूएटर होता है, और रिट्रीवल इवैल्यूएटर क्या करता है, एक्स को देखता है और D1 और D2 को देखता है, और बताता है कि D1 और D2 सही नॉलेज सोर्स हैं कि नहीं एक्स को आंसर करने के लिए। अगर हैं तो थोड़ा सा आप रिफाइन करते हो इन डॉक्यूमेंट्स को, और आपको मिल जाता है नॉलेज इंटरनल, जिसकी हेल्प से आप आंसर जनरेट करते हो। अगर D1 और D2 इनकरेक्ट हैं, मतलब उनके अंदर का कॉन्टेक्स्ट मैच नहीं कर रहा क्वेरी एक्स को, इन दैट केस आप नॉलेज सर्चिंग करते हो। ठीक है, तो आप एक्स को भेजते हो वेब के पास, यू डू वेब सर्च, और उससे आपको मिलता है नॉलेज एक्सटर्नल, और आप एक्स और नॉलेज एक्सटर्नल की बेसिस पे जनरेट करते हो अपना आंसर। एंड द थर्ड सिचुएशन इज जब पार्शियली आपके डॉक्यूमेंट्स आंसर कर रहे हैं आपके क्वेश्चन को, इन दैट केस आप दोनों चीज़ें करते हो। आप सही वाले डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा रिफाइन करके नॉलेज इंटरनल बनाते हो, और फिर मीनवाइल आप बाकी बची चीज़ों के लिए वेब सर्च करते हो, जिससे आपको नॉलेज एक्सटर्नल मिलता है, और फिर आप क्वेश्चन, इंटरनल नॉलेज और एक्सटर्नल नॉलेज तीनों को भेजते हो एलएलएम के पास टू जनरेट द आंसर। दिस इज़ द जिस्ट ऑफ दिस आर्किटेक्चर करेक्टिव रैग। ठीक है, अब मेरा गोल ये है इस वीडियो में कि मैं आपको ये जो डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सेम चीज़ मैं आपको लैंग ग्राफ में बना के दिखाऊं। और अच्छी चीज़ क्या है कि मैं डायरेक्टली सीधे इतना बड़ा आर्किटेक्चर आपको नहीं बना के दिखाऊंगा, अदरवाइज थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। तो व्हाट आई विल डू इज़ मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करूंगा ट्रेडिशनल रैग में, और 3 to 5 आइटरेशंस में हम करेक्टिव रैग तक पहुंच जाएंगे। सो बेसिकली वी विल स्टार्ट विथ ट्रेडिशनल रैग, उसमें एक फीचर ऐड करेंगे, फिर उसमें एक और फीचर ऐड करेंगे, एंड इस तरीके से हम करेक्टिव रैग तक बढ़ेंगे। तो बेसिकली हम बहुत फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच लेंगे। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द कोडिंग पार्ट। सो गाइज, जैसा हमने डिस्कस किया कि हम अपने ट्रेडिशनल रैग सिस्टम को लेंगे और उसमें स्टेप बाय स्टेप फीचर्स ऐड करेंगे। तो हम आइटरेशन 1 में जो फीचर ऐड करने जा रहे हैं वो है नॉलेज रिफाइनमेंट वाला फीचर। बेसिकली हम ये पूरी चीज़ जो है सी रैग आर्किटेक्चर का, उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं हमारे ट्रेडिशनल रैग के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये नॉलेज रिफाइनमेंट फीचर एग्जैक्टली काम कैसे करता है। एक चीज़ तो आपको दिख रही होगी ऑलरेडी कि जब हमारे रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स सही होते हैं तब हम नॉलेज रिफाइनमेंट करते हैं। ये शायद आपको ऑलरेडी दिख रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप इस फीचर के अंदर होता क्या है। ठीक है, तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि आपने एक क्वेरी पूछा एक्स, जिससे आपको 2 डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हुए। अब इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको क्या करना है, नॉलेज रिफाइनमेंट। नॉलेज रिफाइनमेंट का पूरा फंडा क्या है कि जो डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव होके आते हैं ना, हो सकता है कि उसके अंदर रेलेवेंट बात लिखी हो, बट कई बार ऐसा भी होता है कि रेलेवेंट बात के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ होता है। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब हम चंकिंग करते हैं, टेक्स्ट स्प्लिटिंग करते हैं, तो हमने बोल दिया कि भाई हमें 900 कैरेक्टर्स के ऊपर चंकिंग करके दो, तो हर 900 कैरेक्टर्स के ऊपर नया डॉक्यूमेंट बनने लग जाता है। तो वहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाया जाता है कि एक टॉपिक एक सिंगल चंक में होना चाहिए। कई बार एक टॉपिक क्या हो जाता है, स्प्लिट कर जाता है इनटू 2 चंक्स। कई बार एक चंक के अंदर एक से ज़्यादा टॉपिक कवर हो रहा होता है। उसकी वजह से हमें नॉलेज रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सो नॉलेज रिफाइनमेंट में प्रिसाइजली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है डीकम्पोजिशन, दूसरा होता है फिल्टरेशन, और थर्ड होता है रिकम्पोजिशन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि मान लो हमारा ये जो D1 है वो ये है,
और हमारी जो क्वेरी है x वो ऊपर लिखी हुई है। सो हमारी क्वेरी है व्हाट इज़ ग्रेडियंट डिसेंट, और उससे पलट के हमें एक जो डॉक्यूमेंट मिला वो ये है आपकी स्क्रीन पे जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेडियंट डिसेंट इज एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम यूज्ड टू मिनिमाइज अ लॉस फंक्शन, इट आइटरेटिवली अपडेट्स पैरामीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट। ये जो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है ये आपका ग्रेडियंट डिसेंट के ऊपर है। बट आगे के दो लाइंस पढ़ो, यहाँ लिखा हुआ है न्यूरल नेटवर्क्स आर कंपोज्ड ऑफ लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स विद नॉन लीनियर फंक्शंस, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स आर पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर इमेज प्रोसेसिंग टास्क्स। अब ये जो चीज़ है ना, ये है तो सेम डॉक्यूमेंट का पार्ट, बट ये यूज़फुल नहीं है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। फिर ये सेम डॉक्यूमेंट में क्यों आया, जो मैंने आपको भी रीज़न बताया, चंकिंग की वजह से। चंकिंग इस तरीके से हुई कि इतना पार्ट पिछले वाले सेंटेंस या पिछले वाले पैराग्राफ का आ गया और ये शायद नेक्स्ट वाले पैराग्राफ का आ गया, जिसकी वजह से ये डॉक्यूमेंट अब दो टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, बट हमारे लिए यूज़फुल सिर्फ फर्स्ट वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी चीज़ को रिफाइन करेंगे यूजिंग नॉलेज रिफाइनमेंट। तो स्टेप वन क्या होता है, स्टेप वन होता है आपका डीकम्पोजिशन। आप क्या करते हो, अपने पूरे डॉक्यूमेंट को स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हो। यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको, स्ट्रिप वन, स्ट्रिप टू, स्ट्रिप के। अब पेपर में बहुत डिटेल में तो नहीं बताया गया है कि स्ट्रिप करना कैसे है, बट उन्होंने इतना बताया है कि स्ट्रिपिंग करने का बेसिकली मतलब होता है कि आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट को सेंटेंसेस में ब्रेक डाउन कर दो, रफली एक सिंगल सेंटेंस या दो सेंटेंस के ग्रुप में ब्रेक डाउन कर दो। तो हमने भी वही किया, हमने हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को इन चार सेंटेंसेस में ब्रेक डाउन कर दिया। ये हमारा स्ट्रिप वन हो गया, ये हमारा स्ट्रिप टू हो गया, ये हमारा स्ट्रिप थ्री हो गया, ये हमारा स्ट्रिप फोर हो गया। यहाँ पे चार सेंटेंसेस थे, उन चारों सेंटेंसेस को हमने अलग कर दिया। दैट्स इट, ये हमारा स्टेप वन कंप्लीट हो गया। अब आता है स्टेप टू। स्टेप टू में आप क्या करते हो, आप फिल्टरेशन करते हो। सो बेसिकली आप क्या करते हो, आप अपनी क्वेरी को उठाते हो और आप सारे के सारे स्ट्रिप्स को उठाते हो, S1, S2, S3, S4, और उसको आप एक LLM के पास भेजते हो। नॉट एग्जैक्टली LLM, आप एक मॉडल के पास भेजते हो। मैं आपको बता देता हूँ, इनफैक्ट पेपर में जो LLM यूज़ हुआ है, जो ट्रांसफॉर्मर यूज़ हुआ है, वो है T5 लार्ज गूगल का। तो जो ऑथर्स हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मर को फाइन ट्यून किया इस फिल्टरेशन टास्क के लिए। ठीक है, तो इस मॉडल का काम क्या है, इस T5 मॉडल का काम क्या है कि वो इस क्वेरी को देखता है और इस स्ट्रिप को देखता है। जैसे उसने क्वेरी को देखा और इस स्ट्रिप को देखा, और उसको हमें कॉन्फिडेंस स्कोर देना है कि कितना रेलेवेंट है ये स्ट्रिप इस क्वेरी को आंसर करने के लिए। फिर सेम काम वो S2 के साथ करेगा, सेम काम वो S3 के साथ करेगा, सेम काम वो S4 के साथ करेगा, और ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि स्ट्रिप वन यूज़फुल है, स्ट्रिप टू भी यूज़फुल है, स्ट्रिप थ्री इज़ नॉट यूज़फुल, स्ट्रिप फोर इज़ नॉट यूज़फुल। तो ऑटोमेटिकली अब चार में से सिर्फ दो स्ट्रिप्स बचे, S1 एंड S2। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अब आता है स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में आप क्या करते हो, वापस इन दोनों सेंटेंसेस को मर्ज कर देते हो, जिससे आपको वापस ये पैराग्राफ मिल जाता है। और अब ये है आपका डॉक्यूमेंट वन। इसको आप यूज़ करोगे आंसर जनरेट करने के लिए, ना कि इसको। दिस विल नॉट बी यूज्ड, इंस्टेड दिस विल बी यूज्ड। एंड यू कैन सी कि कैसे अगर हम इसको भेजेंगे तो हमारा जनरेशन का क्वालिटी इंप्रूव करेगा। ठीक है, और यही सेम काम आप क्या करोगे, D2 के साथ भी करोगे। जितने डॉक्यूमेंट्स आपके रिट्रीवल में आए हैं, हर डॉक्यूमेंट के ऊपर आप ये नॉलेज रिफाइनमेंट स्टेट अप्लाई करोगे। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज कि हम, ये हमारा ट्रेडिशनल रैग सिस्टम है जहाँ पे रिट्रीवल हो रहा है, उसके बाद सीधे जनरेशन हो रहा है। हम बीच में ये रिफाइन वाला स्टेप लेके आएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, रिट्रीवल डॉक्यूमेंट्स को यहाँ भेजेंगे, रिफाइन करेंगे, और रिफाइंड डॉक्यूमेंट्स को जनरेट करने भेजेंगे, सो दैट हमारा जो जनरेशन है वो इम्प्रूव कर जाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम एग्जैक्टली स्टेप वन में क्या करने जा रहे हैं, आइटरेशन वन में क्या करने जा रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हम फिल्टरेशन के लिए T5 नहीं यूज़ कर रहे, बिकॉज ऑथर्स ने अपना फाइन ट्यून्ड T5 का लिंक प्रोवाइड नहीं किया है, उन्होंने बस बताया है कि हमने T5 को यूज़ किया है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये फाइन ट्यून्ड T5 ट्रांसफॉर्मर नहीं है, तो इंस्टेड हमें मजबूरी में चैट ओपन AI का LLM ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि पेपर में उन लोगों ने बोला है कि ये छोटा है, एज इन ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये 770 मिलियन पैरामीटर्स का है, तो लाइट वेट भी है, फ्री भी है, और इसका परफॉर्मेंस भी
आपके ओपन एआई के एलएलएम से बेटर है इस पर्टिकुलर टास्क में। ऐसा पेपर में एक्सप्लिसिटली उन्होंने लिखा है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिंस इस मॉडल का एक्सेस नहीं है, तो हम हमारा एलएलएम यूज़ करेंगे चैट ओपन एआई का। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ। सो कोड बहुत सेम है, जो पिछला कोड मैंने अभी आपको दिखाया बेसिक रैक का, ट्रेडिशनल रैक का, बस उसी में हमने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, एक नया नोड ऐड किया है। मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे हमने आपका लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली, यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट्स लोड हो गए, यहाँ पे हमने टेक्स्ट स्प्लिटिंग परफॉर्म किया, यहाँ पे हमने एम्बेडिंग्स क्रिएट किए और उनको स्टोर किया वेक्टर स्टोर में, और हमारा रिट्रीवर क्रिएट कर लिया। ये रहा हमारा एलएलएम, ये है हमारा स्टेट। अब स्टेट अगर आप कंपेयर करो ट्रेडिशनल रैक से, तो स्टेट में बस दो तीन चेंजेस हैं। ये स्टेट था हमारे ट्रेडिशनल रैक का, और ये है हमारे इस इम्प्रूवमेंट वाले रैक का स्टेट। यहाँ पे हमने तीन नई चीज़ें ऐड की हैं। स्ट्रिप्स हमने इसलिए ऐड किया बिकॉज जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ले करके उसके ऊपर डीकम्पोजिशन करोगे, तो सारे के सारे स्ट्रिप्स को हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। केप्ट स्ट्रिप्स में हम उन स्ट्रिप्स को स्टोर करेंगे जो फाइनली सेलेक्ट हुए हैं। और रिफाइंड कॉन्टेक्स्ट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन या री कॉम्बिनेशन ऑफ केप्ट स्ट्रिप्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेट। उसके बाद ये आ गया हमारा रिट्रीव नोड, बिल्कुल सेम। ये अलग चीज़ है, ये है हमारा रिफाइन वाला नोड। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया है जिसका काम है कि ये एक गिवन स्ट्रिंग को स्ट्रिप्स में कन्वर्ट करता है। बेसिकली हम सेंटेंस लेवल पे ब्रेक डाउन कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट को। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इनफैक्ट। सो मान लो अगर मैं इसको यहाँ पे इंडिपेंडेंटली रन करूँ और इसको एक टेक्स्ट दूँ, अगर मैं लेट्स से मैं ये टेक्स्ट दे दूँ, तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखो एक लिस्ट बन जा रहा है, और उस लिस्ट के अंदर सेंटेंस लेवल पे हमने स्ट्रिप्स बना दिए। ठीक है, तो यही काम एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है। यू कैन सी डीकम्पोज टू सेंटेंसेज है। फिर हमने एक प्रॉम्प्ट क्रिएट किया हमारे एलएलएम के लिए, दैट यू आर अ स्ट्रिक्ट रेलेवेंस फिल्टर, रिटर्न कीप इज इक्वल टू ट्रू ओनली इफ सेंटेंस डायरेक्टली हेल्प्स आंसर द क्वेश्चन, यूज ओनली द सेंटेंस आउटपुट जेसॉन ओनली। और उसका जेसॉन ये होगा, बेसिकली वो एक ट्रू फॉल्स हमें देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर्ड आउटपुट क्रिएट कर लिया, और ये है हमारा फाइनल रिफाइन वाला नोड। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को उठा रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को उठा रहे हैं, और सारे डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करके एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं। फिर उस कॉन्टेक्स्ट को हम भेज रहे हैं डीकम्पोज टू सेंटेंसेस फंक्शन में, जिससे हमारे पास सारे स्ट्रिप्स आ जा रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम लूप चला रहे हैं, हर स्ट्रिप को पकड़ रहे हैं और फिल्टर चेन के पास भेज रहे हैं। फिल्टर चेन ये है जो हमने यहाँ पे बनाया। अब फिल्टर चेन क्या कर रहा है कि एलएलएम को क्वेश्चन दे रहा है और स्ट्रिप दे रहा है, और पूछ रहा है कि क्या इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये स्ट्रिप सही है या नहीं, और आपका एलएलएम ट्रू या फॉल्स बता रहा है, और हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ट्रू है तो हम उसको इस केप्ट वाली लिस्ट में ऐड करते जा रहे हैं। सिंपल लॉजिक है, मतलब आप लिटरली वीडियो पॉज करके एक बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, जितने भी केप्ट वाले हैं स्ट्रिप्स, उनको हम रिफाइंड कॉन्टेक्स्ट बोल के एक वेरिएबल में डाल दे रहे हैं, और फिर हम रिटर्न कर दे रहे हैं तीनों चीज़ें, जो हमारी सारी स्ट्रिप्स थी, जो केप्ट स्ट्रिंग्स बची, और जो रिफाइंड कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये हमारा रिफाइन वाला काम हो गया। और फाइनली ये हमारा जनरेट वाला आपका नोड है, जो कि बिल्कुल सेम है जो पिछले कोड में था, और यहाँ पे हमने तीनों को जोड़ दिया, और उसकी वजह से दिस इज़ द आउटपुट दैट वी आर गेटिंग। ठीक है, सो वी हैव रिट्रीव, रिफाइन एंड जनरेट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। सो अगर मैं रन करूँ एक्सप्लेन द बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ एज अ क्वेश्चन, तो दिस इज़ द आउटपुट दैट वी आर गेटिंग। सी दिस इज़ द आउटपुट। ऑलमोस्ट वैसा ही है, थोड़ा और पॉइंट वाइज हो गया स्ट्रिप्स के बेसिस पे। ठीक है, अगर हम बात करें कि रिट्रीवल में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिले थे, तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली वही डॉक्यूमेंट्स मिले थे जो मैंने आपको लास्ट कोड में दिखाए। बट अगर आप देखना चाहो तो ये हैं आपके केप्ट स्ट्रिप्स, जिनको रख लिया गया। दीज आर द केप्ट स्ट्रिप्स, और फिर इसी से बनाया गया
ये रिफाइंड कॉन्टेक्स्ट, ये देखो, दिस इज द रिफाइंड कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली ये जो इतनी पूरी चीज़ हमें मिली थी, ये देखो, ये जो पूरी इतनी बड़ी चीज़ मिली थी, 4 डॉक्यूमेंट्स हमें मिले थे, इन 4 डॉक्यूमेंट से यूज़फुल चीज़ कितना निकला, दिस मच। और फिर इतने के बेसिस पे हमने हमारा आंसर जनरेट किया, विच वॉज दिस, यू कैन सी। तो दिस इज हाउ रिफाइनमेंट इज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो हमने अभी जस्ट इतना पार्ट कवर कर लिया, दिस मच वी हैव अचीव्ड। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले इम्प्रूवमेंट की तरफ। तो गाइज अब हम बात करते हैं सेकेंड इम्प्रूवमेंट की। सेकेंड इम्प्रूवमेंट है रिट्रीवल इवैल्यूएशन। सो अब हम क्या करने वाले हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव होके आए हैं उसकी बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि जो रिट्रीवल है उसका क्वालिटी अच्छा था या बुरा था या फिर ठीक ठाक था। ठीक है, सो बेसिकली वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस स्टेप। हम ये पता करेंगे रिट्रीवल सही है या फिर एकदम ही गलत है या फिर ठीक ठाक है, इन बिटवीन। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सो व्हाट वी विल डू इज़ कि यहाँ पर हम इस रिट्रीवल इवैल्यूएटर की जगह पे एक एलएलएम को यूज़ करेंगे। हमारे केस में इट विल बी अ ओपन एआई का चैट चैट मॉडल। ठीक है, और लॉजिक बहुत सिंपल रहेगा। हम क्या करेंगे, हम एक लोअर थ्रेशोल्ड ले लेंगे। दिस लोअर थ्रेशोल्ड विल बी 0.3 एंड एक अपर थ्रेशोल्ड ले लेंगे। अपर थ्रेशोल्ड विल बी 0.7। इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इस एलएलएम को एक एक करके सारे के सारे रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। सो अगर हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव होके आए हैं तो पहले हम इसको D1 देंगे, फिर हम इसको D2 देंगे, और हम बोलेंगे कि ये क्वेश्चन देखो और इस डॉक्यूमेंट को देखो और बताओ कि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इस डॉक्यूमेंट का कंटेंट कितना सही है, और ये तुम एक नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करो 0 से 1 के बीच में। सो हो सकता है एलएलएम बोले 0.9, 0.9 का मतलब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये डॉक्यूमेंट बहुत सही है। हो सकता है कि 0.1 बोले हमारा एलएलएम, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसा दोनों डॉक्यूमेंट्स के लिए करेंगे। अब मान लो D1 के लिए हमारे एलएलएम ने बोला 0.8 और D2 के लिए हमारे एलएलएम ने बोला 0.5। तो अब इन दोनों रेटिंग्स के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि जो रिट्रीवल का क्वालिटी है वो कैसा है। अब 3 केसेस यहाँ पे पॉसिबल हैं। पहला केस है करेक्ट, विच इज दिस वन। करेक्ट कब होगा, जब एटलीस्ट 1 डॉक्यूमेंट का रेटिंग इज ग्रेटर देन अपर थ्रेशोल्ड। मतलब एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंट का रेटिंग अगर 0.7 से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कि रिट्रीवल सही हुआ है और हम रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही आंसर जनरेट करना चाहते हैं। जैसे इस केस में सिंस डॉक्यूमेंट 1 का रेटिंग इज़ 0.8 विच इज़ ग्रेटर देन द अपर थ्रेशोल्ड, तो हम इसको करेक्ट वाला केस बुलाएंगे। अब सुनो कि इनकरेक्ट कब होगा। इनकरेक्ट होने का क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। अगर एक भी डॉक्यूमेंट का रेटिंग लोअर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा नहीं है तो हम उसको इनकरेक्ट लेबल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमारा एलएलएम इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को ये स्कोर देता 0.1 एंड 0.2, सिंस दोनों में से किसी भी डॉक्यूमेंट का रेटिंग 0.3 से ज़्यादा नहीं है तो हम इस रिट्रीवल को इनकरेक्ट बोलेंगे, और हम बोलेंगे कि जो भी रिट्रीव होके डॉक्यूमेंट्स आए हैं दे आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, दैट इज़ वाई वी शुड गो आउट एंड डू अ वेब सर्च। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इनकरेक्ट का क्राइटेरिया क्या है, नो डॉक्यूमेंट रिट्रीवल स्कोर इज ग्रेटर देन लोअर थ्रेशोल्ड। और इसके अलावा अगर कुछ भी होता है तो हम उसको एम्बिगुअस बुलाएंगे। ठीक है, मतलब कि आपका लेट्स से 0.5 है, दैट इज एम्बिगुअस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो आपको बेसिक फंडा तो समझ में आ गया कि रिट्रीवल का इवैल्यूएशन आप कैसे करते हो।
दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सो इमेजिन करो एक सिनेरियो जहाँ पे हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव होके आए हैं, D1, D2 एंड D3, और इन तीनों को हमने भेज दिया हमारे LLM के पास इवैल्यूएशन के लिए। D1 को स्कोर मिला 0.8 का, D2 को स्कोर मिला 0.4 का, और D3 को स्कोर मिला 0.2 का, मान लो। अब सबसे पहले तो एक बार वीडियो पॉज करके बताओ कि आप इसको क्या लेबल करोगे, करेक्ट, इनकरेक्ट या एम्बिगुअस। द आंसर इज करेक्ट। वाई? बिकॉज सिंपल फंडा है, अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट अपर थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो आप उसको करेक्ट बुलाओगे, ठीक है। तो ये करेक्ट लेबल हो गया। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग, आप इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को यूज नहीं करोगे जनरेशन के लिए। यहां पर आपको एक चीज और सीखनी है कि जनरेशन के लिए सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स यूज होंगे जिनका इवैल्यूएशन स्कोर इज ग्रेटर देन द लोअर थ्रेशोल्ड। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में मेंशन्ड है। इसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट 1 जनरेशन के लिए यूज होगा, डॉक्यूमेंट 2 भी जनरेशन के लिए यूज होगा बिकॉज 0.3 से ज़्यादा है, लेकिन डॉक्यूमेंट 3 जनरेशन के लिए यूज नहीं होगा बिकॉज उसका इवैल्यूएशन स्कोर इज 0.2 विच इज लेस देन द लोअर थ्रेशोल्ड। तो इसका मतलब जो आगे चल के जनरेशन होगा करेक्ट वाला, वहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 एंड डॉक्यूमेंट 2 के बेसिस पे जनरेशन होगा, डॉक्यूमेंट 3 के बेसिस पे जनरेशन नहीं होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है। हमने तो यहाँ पे इवैल्यूएटर के लिए एक LLM को यूज़ किया है ओपन AI के, बट जिन लोगों ने ये पेपर लिखा है उन लोगों ने इसकी जगह पे एक T5 लार्ज ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया था, बिल्कुल वही जो उन्होंने रिफाइनमेंट के लिए यूज़ किया था। तो दिस इज़ अ फाइन ट्यून्ड ट्रांसफॉर्मर जो उन्होंने यूज़ किया था, और उसका उन्होंने दो रीज़न दिया था। पहला, यूजिंग दिस विल बी चीपर ऑब्वियसली, एंड सेकेंड, इसका परफॉर्मेंस इन LLM से भी बेटर था क्योंकि उन्होंने फाइन ट्यून कर रखा था इस पर्टिकुलर टास्क के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस फाइन ट्यून्ड T5 लार्ज ट्रांसफॉर्मर का एक्सेस नहीं है, इसीलिए हम LLM को यूज़ करेंगे। बट यू शुड नो दिस। अब आपको ये पूरा फंडा समझ में आ गया, तो चलो अब देखते हैं कि कोड में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सो कोड को अभी सिंपल रखने के लिए मैंने क्या प्लान किया है कि हम ये इवैल्यूएटर तो इम्प्लीमेंट करेंगे, बट सिर्फ करेक्ट वाली चीज़ मैं आपको सही से करके दिखाऊंगा। मतलब अगर इवैल्यूएशन में सही आता है, करेक्ट आता है, तो हम ये पूरा स्टेप करेंगे, नॉलेज रिफाइनमेंट वाला और आंसर जनरेट करने वाला, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट कोड में। बट लेट्स से अगर इवैल्यूएटर से आंसर आता है इनकरेक्ट, तो हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम वेब सर्च कंडक्ट करें, बट ये हम अभी नहीं करेंगे। फिलहाल अगर इनकरेक्ट आता है रिजल्ट, तो हम सिर्फ प्रिंट कर देंगे कि रिजल्ट इनकरेक्ट है, वी विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ जनरेशन। एंड सेम विथ एम्बिगुअस, अगर रिजल्ट एम्बिगुअस आता है तो भी हम कुछ जनरेट नहीं करेंगे, सिंपली बता देंगे कि भाई एम्बिगुअस है, कोड खत्म, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कोड कैसे इम्प्लीमेंटेड है। सो बिल्कुल काफ़ी कुछ सेम है, पिछले वाले कोड के ऊपर ही हमने ये कोड बिल्ड किया है, तो काफ़ी कुछ आपको सेम लगेगा। यहाँ पे हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, यहीं पे हमने 3 वो मशीन लर्निंग की बुक्स इंपोर्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पे हमने टेक्स्ट स्प्लिटिंग परफॉर्म कर लिया, यहाँ पे हमने अपना वेक्टर डेटाबेस बना लिया और रिट्रीवर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ये हमारा LLM है जो हम थ्रू आउट यूज़ करेंगे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है और नया है, यहाँ पे हमने अपना अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड डिफाइन कर लिया, 0.7 एंड 0.3। अगेन पेपर में बताया नहीं गया है उन्होंने कितना थ्रेशोल्ड लिया था, आप इसको अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हो। उसके बाद आता है स्टेट। स्टेट में भी काफ़ी चीज़ें आपको सेम दिखाई देंगी, ये दोनों क्वेश्चन डॉक्यूमेंट सेम है। स्ट्रिप्स, केप्ट स्ट्रिप्स, रिफाइंड कॉन्टेक्स्ट एंड आंसर, ये भी पिछले कोड से ही हमने उठाया है। नया क्या आया है? नया है ये 3 कीज़। पहला है गुड डॉक्स। गुड डॉक्स क्या है? वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिनका इवैल्यूएशन स्कोर इज ग्रेटर देन 0.3, उनको हम गुड डॉक्स मान रहे हैं बिकॉज उनके बेसिस पे ही हम जनरेशन करेंगे। जिनका भी इवैल्यूएशन स्कोर 0.3 से कम होगा उनको हम गुड डॉक्स में नहीं डालेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्डिक्ट। वर्डिक्ट में हम स्टोर करेंगे कि करेक्ट है, इनकरेक्ट है या एम्बिगुअस है, ठीक है। और रीज़न में हम स्टोर करेंगे हमने वर्डिक्ट क्यों दिया, अगर करेक्ट है तो क्या रीज़न है,
अगर इनकरेक्ट है तो क्या रीज़न है, अगर एम्बिगुअस है तो क्या रीज़न है। ठीक है, तो बस ये नए 3 फील्ड्स हमने ऐड किए हमारे स्टेट में। उसके बाद सबसे पहला नोड जो कि है रिट्रीव नोड, बिल्कुल सेम है पिछले 2 कोड्स में जो आपने देखा, बिल्कुल सेम। उसके बाद अब आता है ये इम्पॉर्टेंट और नई चीज़ जहाँ पे हम इवैल्यूएशन परफॉर्म करेंगे हमारे रिट्रीवल का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक पाइडेंटिक स्कीमा बनाया है जिसमें हमें 2 चीज़ मिलेंगी, एक स्कोर मिलेगा फॉर ईच डॉक्यूमेंट, और सेकंड उस स्कोर के पीछे का रीज़न भी हमें दिया जाएगा कि अगर किसी डॉक्यूमेंट को 0.5 दिया जा रहा है तो 0.5 क्यों दिया जा रहा है, ये रीज़न भी हम स्टोर कर रहे हैं सो दैट आप एक्सेस कर पाओ। ठीक है, उसके बाद हमने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट बनाया है हमारे एलएलएम के लिए। हमने बोला है यू आर अ स्ट्रिक्ट रिट्रीवल इवैल्यूएटर फॉर रैग, यू विल बी गिवन वन रिट्रीव्ड चंक एज इन वन डॉक्यूमेंट एंड अ क्वेश्चन, रिटर्न अ रेलेवेंट स्कोर बिटवीन 0 एंड 1। 1 का मतलब है चंक अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर फुली, एंड 0 का मतलब है chunk is irrelevant. Be conservative with high scores. Also return a short reason. Output JSON only. और फिर हमने ह्यूमन मैसेज के फॉर्म में भेज दिया है जो क्वेश्चन है और जो चंक है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक चेन फॉर्म कर ली है विथ दिस प्रॉम्प्ट एंड आवर एलएलएम, और वहाँ पे विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में हमने ये पाइडेंटिक स्कीमा भेज दिया है जिसकी वजह से हमारा एलएलएम फोर्स हो जाएगा यही 2 फील्ड्स आउटपुट करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा मेन नोड जो इवैल्यूएशन परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे फ्लो बहुत ही सिंपल है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से समझ सकते हो। सबसे पहले हम क्वेश्चन फैच करके ला रहे हैं स्टेट से, उसके बाद हम 2-3 लिस्ट बना रहे हैं। एक लिस्ट बना रहे हैं स्कोर्स का जिसमें हम हर डॉक्यूमेंट का इवैल्यूएशन स्कोर को स्टोर करेंगे। फिर हम रीजंस का एक लिस्ट बना रहे हैं जहाँ पे हर डॉक्यूमेंट को वो स्कोर क्यों दिया गया ये स्टोर करेंगे। और फिर हम एक और लिस्ट बना रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए जो गुड डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका स्कोर 0.3 से ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद देखो हम क्या कर रहे हैं, हम लूप चला रहे हैं, जितने हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उतनी बार ये लूप चलेगा। हर डॉक्यूमेंट को हम एलएलएम के पास भेज रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। ठीक है, डी डॉट पेज कॉन्टेंट, और हम उसको बोल रहे हैं कि हमें बताओ आप इस डॉक्यूमेंट को कितना स्कोर दोगे और उस स्कोर के पीछे का रीज़न क्या है। जो भी स्कोर आ रहा है उसको हम स्कोर में डाल दे रहे हैं, जो भी रीज़न आ रहा है उसको हम रीज़न में डाल दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एक सिंपल सी चीज़ की, हमने पूछा कि अगर आपका स्कोर इज़ ग्रेटर देन लोअर थ्रेशोल्ड, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का अगर स्कोर लोअर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, 0.3 से ज़्यादा है, तो उसको हम गुड डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे 3 केसेस आ गए। पहला केस, अगर एक सिंगल डॉक्यूमेंट का स्कोर भी 0.7 से ज़्यादा है तो हम ये रिटर्न कर रहे हैं, गुड डॉक्स के अंदर सारे के सारे गुड डॉक्स, वर्डिक्ट हो गया करेक्ट और रीज़न हो गया ये। उसके बाद अगर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का इवैल्यूएशन स्कोर इज़ लेस देन 0.3 तो फिर हम ये रिटर्न कर रहे हैं, एक भी गुड डॉक नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली 0.3 से ऊपर कोई भी नहीं है, वर्डिक्ट इनकरेक्ट और रीज़न ये। अगर ये दोनों केसेस नहीं हैं तो हम ये रिटर्न कर रहे हैं, क्या रिटर्न कर रहे हैं, गुड डॉक्स में जो भी गुड है, वर्डिक्ट एम्बिगुअस और रीज़न ये। तो ये है हमारा इवैल्यूएटर जो रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स को इवैल्यूएट करेगा। उसके बाद आगे का कोड बिल्कुल सेम है, ये कोड है नॉलेज रिफाइनमेंट वाला जो आपने पिछले कोड में देखा था, बिल्कुल सेम, कोई चेंजेस नहीं है। ये कोड है जनरेशन का, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। आई विल जस्ट डू वन स्मॉल चेक। हम यहाँ पे रिफाइन वाले में हम एक छोटा सा चेंज कर रहे हैं, और वो चेंज ये है कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कॉन्टेक्स्ट नहीं बिल्ड कर रहे, हम सिर्फ गुड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था आंसर जनरेट करने के लिए हम सिर्फ गुड डॉक्स को यूज़ करेंगे, जिनका भी स्कोर 0.3 से ज़्यादा है सिर्फ उनको यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ द ओनली चेंज इन दिस रिफाइन वाला कोड। उसके बाद जनरेशन का कोड बिल्कुल सेम है। उसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ा सा और ग्राफ बिल्ड किया है, हमने एक फेल नोड बनाया है, हमने एक एम्बिगुअस नोड बनाया है, और हमने एक राउट आफ्टर इवैल्यूएशन बोल के बनाया है जो कि बहुत सिंपल है। ये बोलता है कि अगर वर्डिक्ट करेक्ट है तो रिफाइन वाले नोड पे जाओ, अगर वर्डिक्ट इनकरेक्ट है तो वेब सर्च वाले नोड पे जाओ, और अगर एम्बिगुअस है
तो एम्बिगुअस वाले नोड पे जाओ। एक्चुअली यहाँ पे वेब सर्च नहीं होगा, यहाँ पे फेल नोड होगा, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं वेब सर्च, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा, फेल नोड ही कर देते हैं और इसको एम्बिगुअस नोड बोल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ा सा ग्राफ और बिल्ड किया है, एक दो नोड्स और क्रिएट किए हैं। हमने एक नोड क्रिएट कर दिया है फेलियर के लिए, एज इन इनकरेक्ट के लिए, और एक नोड क्रिएट कर दिया है एम्बिगुअस वाले के लिए, और यहाँ पे हमने राउट्स डिफाइन कर दिए हैं। सो अगर वर्डिक्ट करेक्ट है तो हम रिफाइन वाले नोड पे जा रहे हैं, अगर वर्डिक्ट इनकरेक्ट है तो हम वेब सर्च पे जा रहे हैं, अगर एम्बिगुअस है तो हम एम्बिगुअस पे जा रहे हैं। और यहाँ पर एग्जैक्टली यही ग्राफ डिफाइंड है, यू कैन सी। अगर रिफाइन पे हो तो रिफाइन नोड पे चले जाओ, अगर वेब सर्च पे हो तो फेल नोड पे चले जाओ, अगर एम्बिगुअस पे हो तो एम्बिगुअस नोड पे चले जाओ। और ये रहा आपका स्ट्रक्चर ग्राफ का, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर करेक्ट हुआ तो पहले रिफाइन करो फिर जनरेट करो, अगर इनकरेक्ट हुआ तो बोलो इनकरेक्ट है और कोड एंड हो जाएगा, अगर एम्बिगुअस है तो बोलो एम्बिगुअस है और आपका कोड एंड हो जाएगा। जैसा मैंने बोला, एम्बिगुअस और फेलियर इनकरेक्ट के लिए अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ अभी करेक्ट के लिए हम जनरेशन कर रहे हैं। सो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल ले रखे हैं। सो अगर आप लेट्स से डालते हो बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको बुक्स में मिल ही जाएगा। दैट इज़ वाई देर इज़ अ गुड चांस कि आपका हर डॉक्यूमेंट जो है वो एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंट तो ऐसा होगा जो 0.7 के ऊपर स्कोर करेगा, मतलब ये करेक्ट वाला केस बनेगा। ये देखो, द वर्डिक्ट इज करेक्ट। रीज़न क्या है? एटलीस्ट वन रिट्रीव्ड चंक स्कोर्ड ग्रेटर देन 0.7, और ये रहा हमारा आउटपुट, ठीक है। अगर हम ये डालें AI न्यूज़ फ्रॉम लास्ट वीक, तो ये ऐसा टॉपिक है जो हमारी बुक्स में बिल्कुल भी कवर्ड नहीं है, तो इसके लिए हमें इनकरेक्ट मिलना चाहिए, विच मीन्स सारे के सारे रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स का जो स्कोर है वो 0.3 से कम है, नो चंक वॉज सफिशिएंट। और ये मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट करके पता किया कि इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के लिए हमें एम्बिगुअस मिलता है, क्योंकि ये इस तरह का प्रॉम्प्ट है, व्हाट आर अटेंशन मैकेनिज्म्स एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट इन करेंट मॉडल्स। तो हमने थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछा जो थोड़ा बहुत कवर्ड है किसी एक बुक में, और फिर उसके आगे हमने एक क्वेश्चन पूछा जो नहीं कवर्ड है, इसीलिए एम्बिगुअस हो गया। कोई सिंगल चंक 0.7 से ऊपर नहीं था, बट ऐसा भी नहीं था कि सारे के सारे 0.3 के नीचे हो, दैट इज़ वाई ये एम्बिगुअस हो गया, मिक्स्ड सिग्नल्स रिसीव्ड। इन एनी केस हमने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर लिया है जो कि रिट्रीवल का जो क्वालिटी है उसको इवैल्यूएट करके आपको बता सकता है कि आप करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो या एम्बिगुअस हो। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन दोनों पार्ट्स को बिल्ड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हम इनकरेक्ट वाले को बिल्ड करेंगे, मतलब अगर इनकरेक्ट है तो हम वेब सर्च का फीचर ऐड करेंगे, और फिर हम एम्बिगुअस वाला पाथ भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इस आर्किटेक्चर को डेवलप कर रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। मैंने शुरू में ही आपको बोला था मैं ऐसा नहीं करूँगा कि पूरी चीज़ एक साथ बिल्ड करके आपको दिखाऊंगा। आई रियली वॉन्ट कि ये आइडिया आपके दिमाग में ग्रो करे, और हम एग्जैक्टली उसी प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट आइटरेशन की, जहाँ पर हम हमारे इस पूरे आर्किटेक्चर में वेब सर्च का फीचर ऐड करेंगे। सो बेसिक फंडा ये है कि हमारा रिट्रीवल इवैल्यूएटर हमें बताएगा कि जो भी रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं, गलत हैं या एम्बिगुअस हैं। अगर वो बोलेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनकरेक्ट है, मतलब एक भी डॉक्यूमेंट केपेबल नहीं है क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम अपने क्वेश्चन को लेंगे और उसको जाके इंटरनेट पे सर्च करेंगे, और इसके लिए हम टैवली यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में भी यूज़ किया था, और टैवली के थ्रू हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, और इन रिजल्ट्स को ही हम यूज़ करेंगे टू जनरेट द आंसर। द बेसिक फिलॉसफी इज़ कि इवन इफ हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए रेडी नहीं है या सफिशिएंट नहीं है, तो भी हम यूज़र को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहते, हम उसको सही रिजल्ट दिखाना चाहते हैं, और भले ही वो सही रिजल्ट हमें वेब पे जाके खोजना पड़े, ठीक है। तो इन अ वे हम अपने सिस्टम को थोड़ा और रोबस्ट बना रहे हैं। सो ये फीचर एक्चुअली डेवलप करना इज़ क्वाइट सिंपल, बिकॉज पास्ट में हमने
टैवली एपीआई कैसे कनेक्ट करना है अपने लैंग्राफ कोड से सीख रखा है। देर इज़ ओनली वन कॉम्प्लेक्सिटी। द कॉम्प्लेक्सिटी इज़ दिस कि अगर आप ध्यान दो इस डायग्राम में तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपनी क्वेरी को ले रहे हो, उसको आप भेज दे रहे हो इंटरनेट पे एज इन टैवली के पास। टैवली वेब सर्च करके आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली सर्च पेज की तरह कि वन सर्च रिजल्ट इज़ दिस, वन सर्च रिजल्ट इज़ दिस, वन सर्च रिजल्ट इज़ दिस। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे सर्च रिजल्ट्स यूज़फुल हो आंसर जनरेट करने के लिए। हो सकता है कि उसमें से कुछ एक रिजल्ट्स ही अच्छे हों। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ़िल्टरिंग करनी पड़ेगी और हमें सिर्फ उन रिजल्ट्स को लाना पड़ेगा या खोजना पड़ेगा जो सही हैं आंसर करने के लिए। तो होता क्या है, मैंने जब पेपर को थोड़ा और डीपली पढ़ा तो पता चला कि जब आपके पास वेब सर्च करने के बाद डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो आप उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी रिफाइनमेंट करते हो और सिर्फ रिफाइंड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही आप जनरेशन करते हो। और ये जो रिफाइनमेंट है ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे ये वाला रिफाइनमेंट होता है। सो आप वेब डॉक्स को उठाते हो, सबसे पहले उसको स्ट्रिप्स में कन्वर्ट करते हो, फिर एक एलएलएम या फिर T5 जैसे मॉडल के थ्रू फिल्टरिंग करते हो और फिर वापस आप रिकम्बाइन कर देते हो इनटू अ कॉन्टेक्स्ट। और वो कॉन्टेक्स्ट कहलाता है नॉलेज एक्सटर्नल, जिसके बेसिस पे जनरेशन होता है। तो एसेंशली हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें वेब सर्च करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उसको रिफाइन के पास भेजना पड़ेगा, रिफाइन नोड के पास, और फिर रिफाइन से जनरेशन होगा। तो एसेंशली हमें कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर चाहिए। सो ये है करेक्ट, ये है इनकरेक्ट और ये है एम्बिगुअस, जिसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो करेक्ट का फंडा क्या था कि जो भी रिट्रीवल से डॉक्यूमेंट आया उनको हमने रिफाइन किया और जनरेट कर दिया। इनकरेक्ट का फंडा क्या होगा कि पहले हम उस क्वेरी को ले जाएंगे और वेब सर्च करेंगे, वेब सर्च से हमें जो नए डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे उनको भी हम रिफाइन करेंगे और फिर जनरेट करेंगे। तो एसेंशली हम थोड़ा सा यहाँ पे कोड को रीयूज़ करेंगे। ये जो रिफाइन वाला और जनरेट वाला नोड है इसको हम रीयूज़ करेंगे। वी डोंट नीड टू राइट वन मोर रिफाइन कोड एंड वन मोर जनरेशन कोड फॉर वेब सर्च। तो यही चीज़ मैंने कोड में इम्प्लीमेंट की है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो अगेन कोड आपको मोस्टली सिमिलर लगेगा बिकॉज पिछले वाले कोड के ऊपर ही हमने बिल्ड किया है। यहाँ पे हमने सारी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को लोड किया, यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिटिंग परफॉर्म करी, यहाँ पे आपके एम्बेडिंग्स जनरेट हुए हैं, रिट्रीवर ऑब्जेक्ट बना है, ये हमारा एलएलएम है, ये हमारे थ्रेशोल्ड्स हैं। स्टेट में बस एक छोटा सा चेंज है, सब कुछ सेम है, बस हमने एक नया की ऐड किया है बाय द नेम ऑफ वेब डॉक्स, जहाँ पे हम वो सारे डॉक्यूमेंट्स स्टोर करेंगे जो हमें वेब से मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रिट्रीव करने का जो नोड है वो बिल्कुल सेम है। इवैल्यूएट करने का जो नोड है जो आपको मैंने पिछले कोड में दिखाया वो बिल्कुल सेम है। वही तीन चीज़ें आप रिटर्न कर रहे हो, गुड, आई एम सॉरी, वर्डिक्ट करेक्ट, वर्डिक्ट इनकरेक्ट एंड वर्डिक्ट एम्बिगुअस। ठीक है, उसके बाद रिफाइन वाला कोड थोड़ा सा चेंज होगा बिकॉज जैसा मैंने आपको बोला अब रिफाइन करने के दो लॉजिक हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो करेक्ट के थ्रू आ रहा है, मतलब आपके पास रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास वेब डॉक्स आएँ। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक लगाया है कि अगर वर्डिक्ट करेक्ट है तो हम गुड डॉक्स के ऊपर कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहे हैं, और अगर इनकरेक्ट है तो हम वेब डॉक्स के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ लॉजिक बिल्कुल सेम है। ठीक है, फिर ये वाला कोड थोड़ा अलग है। यहाँ पे हमने एक नया नोड बनाया है वेब सर्च करने के लिए। हम टैवली यूज़ कर रहे हैं। टैवली को कैसे यूज़ करना है मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था, आपको बताया था। आपको एक एपीआई की चाहिए और बाकी का काम बहुत सिंपल है। आपने क्वेश्चन पूछा और टैवली को भेज दिया, टैवली पलट के रिजल्ट्स को लेके आया। हम हर रिजल्ट का टाइटल, यूआरएल और कंटेंट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके स्टेट में स्टोर कर दे रहे हैं। कोई ख़ास यहाँ पे डिफ़िकल्ट कोड नहीं है। उसके बाद जनरेशन का कोड एग्जैक्टली सेम है जो अभी तक चला आ रहा है, और यहाँ से हमने फेल वाला नोड हटा दिया बिकॉज अब उसकी जगह वेब सर्च वाला नोड आ गया था। एम्बिगुअस वाला नोड अभी भी वैसा ही है बिकॉज वहाँ पे हमने कुछ भी टच नहीं किया। राउटिंग का लॉजिक भी बिल्कुल सेम है अभी तक। यहाँ पे हमने थोड़े से चेंजेस किए बिकॉज अब आपको अपने वेब सर्च को रिफाइन से कनेक्ट करना है।
तो ये वाला चेंज यहाँ पे है, जिसकी वजह से दिस इज़ द ग्राफ दैट यू आर गेटिंग। ठीक है, अब ये देखो, अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ AI न्यूज़ फ्रॉम द लास्ट मंथ, तो देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले तो वर्डिक्ट आ रहा है इनकरेक्ट, रीज़न बताया जा रहा है, और आउटपुट देखो, अब आउटपुट खाली नहीं है। आउटपुट में बताया जा रहा है कि लास्ट जनवरी में अ नोटेबल AI न्यूज़ इंक्लूड कि ओपन क्लॉ बोल करके एक नया ओपन सोर्स AI असिस्टेंट आया है, जिसने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की है गिटहब पे। और इसके अलावा फिजिकल AI मेड अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एट CES 2026। तो यू कैन सी कि अब क्या हो रहा है, हमारी क्वेरी के हिसाब से अगर हमें लग रहा है कि हमारा डॉक्यूमेंट्स आंसर नहीं कर सकते, तो वी आर गोइंग ऑन टू द वेब, फेचिंग आउट रिजल्ट्स, और उन रिजल्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं टू जनरेट द आंसर। तो यू कैन सी नाउ आवर सिस्टम इज़ गेटिंग मोर रोबस्ट। किसी तरह का फॉल्ट होने पे भी हम उसको रिजल्ट दिखा पा रहे हैं यूज़र को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट। गाइज अब बात करते हैं अगले इम्प्रूवमेंट की। अगला इम्प्रूवमेंट एक छोटा इम्प्रूवमेंट है, बट पेपर में इसके बारे में बोला गया है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट जो आपको अपने आर्किटेक्चर में यूज़ करना चाहिए। सो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये इम्प्रूवमेंट है क्या। इस इम्प्रूवमेंट को बुलाया जा रहा है क्वेरी रीराइट। और अगर आप ध्यान से देखोगे, स्पेशली ये वाला केस, जब क्वेरी इनकरेक्ट है और आपको इंटरनेट पे जाके सर्च करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाई देगी कि जो यूज़र ने ओरिजिनल क्वेरी पूछी थी एक्स, वो थी हु वॉज द स्क्रीन राइटर फॉर डेथ ऑफ अ बैटमैन। आप क्या कर रहे हो, इस यूज़र क्वेरी को डायरेक्टली जाके सर्च नहीं कर रहे हो इंटरनेट पे, इंस्टेड आप इस क्वेरी को पहले रीराइट कर रहे हो। और इस री रिटन क्वेरी को आप क्यों बुला रहे हो, और इस केस में क्वेरी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, डेथ ऑफ अ बैटमैन, स्क्रीन राइटर, विकीपीडिया। सो बेसिकली आपने इस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया इनटू दिस। अब आप बोलोगे क्या डिफरेंस आया। डिफरेंस ये आया कि ये जो क्वेरी है, री रिटन क्वेरी, दिस इज मोर एप्ट फॉर अ सर्च इंजन। सो यूज़र की क्वेरी ऐसा हो सकती है कि थोड़ी वेग हो, और अगर आप वेग क्वेरीज को सर्च इंजन पे भेजोगे तो आपको पलट के भी जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे देखो, ये चीज़ मैंने समझाई है। यूज़र का क्वेश्चन हो सकता है LLM एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स। अब इस तरह की क्वेरी वेग हो सकती है, अंडर स्पेसिफाइड हो सकती है, कीवर्ड्स हो सकता है उसमें मिसिंग हो, या फिर टाइम कंस्ट्रेंट्स मिसिंग हो। तो इस तरह के सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर क्वेरी भेजना चाहिए सर्च इंजन के पास, बिकॉज सर्च इंजन को कुछ इस तरह की क्वेरीज ज़्यादा सही लगती हैं, जहाँ पे हर चीज़ क्लियरली स्पेसिफाइड है, वेगनेस नहीं है, और आपकी कीवर्ड से भरी पड़ी हो क्वेरी, तो फिर आपको ज़्यादा रिच रिजल्ट्स मिलते हैं। तो दैट इज़ वाई जो पेपर के ऑथर्स हैं उन्होंने बोला कि वेब सर्च करने के पहले यूज़र की क्वेरी को रीराइट कर दो इनटू अ बेटर क्वेरी। और ये काम करने के लिए आप फिर से एक LLM को यूज़ करते हो, जिसमें इनपुट में आप ओरिजिनल यूज़र क्वेरी को भेजते हो। यहाँ पे आप एक प्रॉम्प्ट डाल देते हो कि भाई इस यूज़र क्वेरी को देखो, समझो, और इससे बेटर सर्च क्वेरीज जनरेट करो। क्यों? और फिर उन सर्च क्वेरीज की हेल्प से टैवली पे जाके सर्च करो, गेट रिजल्ट्स, और फिर उसके बेसिस पे जनरेशन करो। तो सिंपल शब्दों में आपको ना ये छोटा सा चेंज करना है कि जब आप यहाँ पे इनकरेक्ट वाले पाथ में जा रहे हो, तो वेब सर्च करने के पहले यू हैव टू रीराइट योर क्वेरी। दैट्स द ओनली चेंज दैट यू नीड टू डू। और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कोड में कैसे करना है। सो इस इम्प्रूवमेंट के लिए भी मैंने एक नई फाइल बना ली है। अगेन कोड आपको बहुत फेमिलियर लगेगा, बिकॉज पिछले वाले के ऊपर ही हमने बिल्डअप किया है। यहाँ पे हमने लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को लोड किया, यहाँ पे हमने किया है चंकिंग एज इन टेक्स्ट स्प्लिटिंग, यहाँ पे हमने बनाया अपना वेक्टर डेटाबेस और हमारा रिट्रीवर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने अपना LLM क्रिएट किया, यहाँ पे हमारे थ्रेशोल्ड्स हैं बिल्कुल सेम, यहाँ पे हमारा स्टेट है विच इज़ अगेन ऑलमोस्ट सेम, बस एक नई चीज़ हमने ऐड की है वेब क्वेरी बोल के, जिसमें हम रिवाइज्ड क्वेरी को स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है रिट्रीव वाला नोड जो कि बिल्कुल सेम है। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन वाला नोड विच इज़ अगेन बिल्कुल सेम। उसके बाद आता है आपका ये रिफाइन वाला नोड विच इज़ अगेन सेम डिपेंडिंग ऑन द वर्डिक्ट, या तो आप गुड डॉक्स भेज रहे हो या तो आप वेब डॉक्स भेज रहे हो, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आता है मेन चेंज, जहाँ पे आपने टैवली वाला कोड लिखा था। अब टैवली वाले कोड के पहले हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा नोड ऐड कर रहे हैं, रीराइट क्वेरी नोड। ठीक है, अब इस रीराइट क्वेरी नोड में हमने एक पाइडेंटिक स्कीमा बनाया क्वेरी बोल के।
एक सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखा दैट यू आर अ वेब सर्च क्वेरी कंपोजर, और ये रूल्स फॉलो करने हैं। कीप इट शॉर्ट, इफ़ अ क्वेश्चन इम्प्लाइज रीसेंसी तो फिर उसमें ऐड कर दो कंस्ट्रेंट्स लाइक लास्ट 30 days। डू नॉट आंसर द क्वेश्चन, रिटर्न जेसॉन विद अ सिंगल क्वेरी। ठीक है, और यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन ऐड कर दिया जो ओरिजिनल यूज़र की क्वेरी थी, और यहाँ पे हमने अपना चेन क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हमने उस चेन को अपना यूज़र का क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पे हमें अपनी वेब क्वेरी मिल गई, उस वेब क्वेरी को हमने स्टेट में स्टोर कर लिया। अब बस यहाँ पे टैवली वाले कोड में सब कुछ सेम है, देर इज़ ओनली वन डिफरेंस कि जो क्वेश्चन अब हम पूछ रहे हैं टैवली से वो वेब क्वेरी है रादर देन द ओरिजिनल यूज़र क्वेरी, दैट्स द ओनली डिफरेंस। और उसके बाद जनरेशन वाला कोड बिल्कुल सेम है, एम्बिगुअस नोड का कोड है, ये राउट करने का कोड है, बिल्कुल सेम पिछली बार जैसा। ग्राफ का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, देर इज़ ओनली वन डिफरेंस, वेब सर्च के पहले रीराइट क्वेरी वाला नोड आ गया, दैट्स इट, जिसकी वजह से दिस इज़ हाउ आर ग्राफ लुक्स लाइक। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ चेंज क्या आया। मान लो हमने ये पूछा रीसेंट एआई न्यूज़, ये बहुत यूज़र टाइप की क्वेरी है, बहुत ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन नहीं डाला है यूज़र ने, बस क्विकली उसको आंसर चाहिए। ऐसी क्वेरी अगर आप भेजोगे टैवली के पास तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बट जब मैंने इसको चलाया यू कैन सी स्टिल रिजल्ट्स अच्छे आए। और जब मैंने वेब क्वेरी को रन किया तो देखो दिस वाज द वेब क्वेरी, रीसेंट एआई न्यूज़ लास्ट 30 days। तो ये हमारे एलएलएम का इंटेलिजेंस था कि उसने समझा कि इस क्वेरी में एक पीरियड डिफाइन करने से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और उसने किया भी। ये हमारी ओरिजिनल क्वेरी का पार्ट नहीं था। ठीक है, तो दिस इज़ द स्टेप। हालांकि मैंने जितना एक्सपेरिमेंट किया है बहुत ज़्यादा सिचुएशंस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता है, बट सिंस ऑथर्स ने प्रेस किया कि ये चीज़ भी होनी चाहिए आर्किटेक्चर में, और मैं चाहता हूँ ये वीडियो बहुत क्लोज रहे ओरिजिनल पेपर के, दैट इज़ वाई मैंने इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया। क्योंकि खुद में बहुत ऐसा मुश्किल फीचर नहीं है, यू जस्ट नीड अ एलएलएम एंड यू जस्ट वांट टू रीराइट द ओरिजिनल यूज़र क्वेरी टू अ सर्च इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी। तो दिस इज़ इट, और अब वी आर क्वाइट क्लोज टू द ओरिजिनल आर्किटेक्चर ऑफ द पेपर। अब बस हमें एक लास्ट चीज़ करनी है, और हमें क्या करना है, हमें ये एम्बिगुअस वाला जो पाथ है ये डिफाइन करना है, ये बनाना है, तो उसके बाद हमारा आर्किटेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर हम एम्बिगुअस वाले केस की बात करें तो एम्बिगुअस वाले केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास रिट्रीवल से मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स रिटर्न हो रहे हैं। मान लो D1 D2 D3 रिटर्न हुआ। अब इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है कि उसका इवैल्यूएशन स्कोर 0.7 से ज़्यादा हो, मतलब इन तीनों का ही डॉक्यूमेंट्स इवैल्यूएशन स्कोर इज़ लेस देन 0.7। बट एट द सेम टाइम ये भी कंडीशन ट्रू है कि इनमें से सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स 0.3 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। तो इसको हम मानते हैं एम्बिगुअस वाला केस, विच बेसिकली मीन्स कि ये जो डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव होके आए हैं ये completely on their own cannot justify the query that user has asked। यूज़र की क्वेरी को completely आंसर नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम इतने वीक भी नहीं है कि आप उनको completely इग्नोर कर दो। तो इस केस में ऑथर्स ने क्या प्रपोज किया कि हम इन डॉक्यूमेंट्स को तो रख लेंगे, बट एट द सेम टाइम वी विल ऑल्सो डू वेब सर्च, और वेब सर्च से जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे उनको और रखे हुए डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करके हम एक नया कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, और उस नए कॉन्टेक्स्ट से जनरेशन होगा। दैट्स द आइडिया बिहाइंड एम्बिगुअस। आपके रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स को भी आप यूज़ करोगे, एटलीस्ट वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि गुड डॉक्स हैं, 0.3 से ज़्यादा स्कोर करते हैं, और एट द सेम टाइम आप वेब सर्च भी करके लाओगे, सबको मिला करके एक बड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बनाओगे, और उस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे फिर आंसर जनरेट करोगे। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक स्मार्ट तरीका यूज़ करेंगे। लैंग्राफ में जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग इंटेलिजेंटली यूज़ करेंगे। सो अगर आपको याद होगा अभी तक हमारा जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, दिस वॉज द थर्ड ब्रांच। अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड ब्रांच को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, ये एम्बिगुअस वाला पार्ट रहेगा ही नहीं। तो अब आप सोचोगे कि थर्ड केस फिर हैंडल कैसे होगा, तो यहीं पे आता है स्टेट को यूज़ करने का फ़ायदा। हम क्या करेंगे, हम सिंपली दो केसेस रखेंगे। एक केस होगा करेक्ट वाले के लिए, और ये दूसरा केस होगा इनकरेक्ट के लिए भी एंड
एम्बिग्यूअस के लिए भी, ठीक है। सो अगर करेक्ट है, मतलब एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंट 0.7 से ज़्यादा है, तो ये वाला पाथ हम फॉलो करेंगे, रिफाइन करेंगे, जनरेट कर देंगे आंसर। इनकरेक्ट है तो क्या करेंगे, हम क्वेरी को रीराइट करेंगे, वेब से सर्च करेंगे, वेब डॉक्स को लेके आएंगे, रिफाइन करेंगे, जनरेट करेंगे। अगर एम्बिगुअस है तो हम क्या करेंगे कि हम इवैल्यूएट करेंगे, हमें पता चला एम्बिगुअस है, क्वेरी को रीराइट करेंगे, वेब डॉक्स को लेके आएंगे, तो हमारे पास वेब डॉक्स आ गए हैं। बट सोच के देखो, यहाँ पर ऊपर ही हमारे पास गुड डॉक्स भी तो आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, रिफाइन करने के प्रोसेस में हम सिर्फ गुड डॉक्स या फिर सिर्फ वेब डॉक्स के ऊपर काम ना करके गुड डॉक्स प्लस वेब डॉक्स के ऊपर काम करेंगे इस रिफाइन वाले स्टेज में, और फिर मिला के जो कॉन्टेक्स्ट आएगा उससे हम जनरेशन करेंगे। दैट्स द मेन आइडिया। तो जो पूरा का पूरा मैजिक है वो सिर्फ और सिर्फ रिफाइन वाले नोड में है। मैं आपको कोड में दिखाता हूँ। देखो कोड बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली, डॉक्यूमेंट्स को लोड कर लिया, टेक्स्ट स्प्लिटिंग कर लिया, वेक्टर डेटाबेस बना लिया, रिट्रीवर ऑब्जेक्ट बना लिया, एलएलएम को लोड कर लिया, थ्रेशोल्ड्स डिफाइन कर लिए। स्टेट में कुछ भी नया नहीं है, जो पिछले कोड में था सेम टू सेम वही रहेगा। रिट्रीव का कोड बिल्कुल सेम रहेगा, इवैल्यूएशन का कोड बिल्कुल सेम रहेगा। डिफरेंस आएगा बस रिफाइन वाले कोड में। और वो भी डिफरेंस क्या आएगा ये देखो, पहले हम क्या कर रहे थे, अगर वर्डिक्ट करेक्ट था तो गुड डॉक्स को यूज़ कर रहे थे, अगर इनकरेक्ट था तो वेब डॉक्स को यूज़ कर रहे थे। बट अब एक थर्ड केस आ गया, एम्बिग्यूअस वाला। उस केस में हम गुड डॉक्स प्लस वेब डॉक्स दोनों को यूज़ करेंगे, ठीक है। और दोनों को मिलाने से जो कॉन्टेक्स्ट बनेगा उसके ऊपर हम पूरा का पूरा काम करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, और उसके बेसिस पे रिफाइंड कॉन्टेक्स्ट बनेगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद आगे वेब क्वेरी यहाँ पे हम रीराइट कर रहे हैं, ये कोड बिल्कुल सेम है। उसके बाद टैवली सर्च परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल सेम है। जनरेट करने का कोड बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पे अब आप देखो, हमने एम्बिगुअस वाला नोड कंप्लीटली हटा दिया और यहाँ पे राउटिंग लॉजिक थोड़ा सा चेंज कर दिया। लॉजिक क्या बना दिया, अगर वर्डिक्ट करेक्ट है तो रिफाइन में सीधे चले जाओ, अगर दोनों में से इस करेक्ट के अलावा अगर दोनों केसेस हैं, या तो इनकरेक्ट है या फिर एम्बिगुअस है, उस केस में आप रीराइट क्वेरी पे चले जाओ इसके पास, ठीक है। और दैट्स इट। उसी के हिसाब से हमने आगे का ग्राफ पूरा डिफाइन कर दिया एंड वी आर गुड टू गो, राइट। अब ये देखो एग्जांपल, मैंने सर्च किया बैच नॉर्मलाइजेशन वर्सेस लेयर नॉर्मलाइजेशन। जितना मुझे पता है, जो 3 बुक्स हमारे पास हैं उसमें बैच नॉर्मलाइजेशन डिफाइंड है, आई एम सॉरी, या बैच नॉर्मलाइजेशन डिफाइंड है, लेयर नॉर्मलाइजेशन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो जब मैंने इसको क्वेरी को रन किया तो वर्डिक्ट आया एम्बिगुअस। रीज़न क्या था, नो चंक्स स्कोर्ड 0.7 बट ऑल वर, ये रीज़न थोड़ा गलत लिखा हुआ है। बेसिकली ये फंडा है कि कोई भी 0.7 से ज़्यादा नहीं था और सारे के सारे 0.3 से कम भी नहीं थे, ठीक है। तो अब हमने वेब क्वेरी ये मारी और ये हमारा आउटपुट हमें मिल गया, ठीक है। तो इस केस में हमने दोनों चीज़ें यूज़ की, हमने गुड डॉक्स को भी यूज़ किया, हमने वेब डॉक्स को भी यूज़ किया, और उन दोनों को मिला के हमने एक रिफाइंड कॉन्टेक्स्ट बनाया जिसके बेसिस पे जनरेशन हुआ। तो यहाँ पर थर्ड केस एक्चुअली मर्ज कर जाता है इनटू द इनकरेक्ट वाला थिंग, और स्टेट के होने की वजह से ये काम हमारा और आसान हो गया। हमें 2 केसेस 3 केसेस के बदले 2 केसेस में ही हमने अपना काम निकाल लिया। और अब ये करने के बाद अगर मैं आपको वापस ये डायग्राम दिखाऊं तो आप एप्रिशिएट कर पाओगे ये पूरा वीडियो देखने के बाद कि हमने सच में ये पूरा आर्किटेक्चर स्क्रैच से डेवलप किया है। देखा, हमारे पास रिट्रीवल हो रहा है, हमारे पास ये इवैल्यूएशन हो रहा है, 3 केसेस बन रहे हैं और तीनों केसेस प्रॉपरली हैंडल भी हो रहे हैं। अगर करेक्ट है तो नॉलेज रिफाइनमेंट होके हमें आंसर मिल रहा है, अगर एम्बिगुअस है तो दोनों पार्ट्स में जा रहे हैं, अगर इनकरेक्ट है तो वेब सर्च हो रहा है, और जनरेशन का स्टेप भी आपको दिखाई दे रहा है। करेक्ट वाले केस में सिर्फ इंटरनल नॉलेज यूज़ हो रहा है, एम्बिगुअस वाले में दोनों यूज़ हो रहा है, और इनकरेक्ट वाले में सिर्फ एक्सटर्नल नॉलेज यूज़ हो रहा है। तो अभी हमने बहुत ट्रू टू द पेपर कोड लिखा है। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हमने नहीं की, जैसे कि T5 ट्रांसफॉर्मर हमने यूज़ नहीं किया, हमें पता ही नहीं है वो कहाँ पे मिलेगा, तो हमने LLM यूज़ कर लिया। बट यू गेट द आइडिया, आपको आर्किटेक्चर लेवल पे सी रैग एज इन करेक्टिव रैग अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए आफ्टर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। आई वुड रिकमेंड जो कोड्स मैंने लिखे हैं आप एक बार गो थ्रू करो,
खुद से अपने कोड्स लिखो, इट वुड बी मच बेटर, बट आई होप CRAG आपको समझ में आ गया। तो विद दैट आई विल कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और इन फ्यूचर आई विल ट्राई टू कवर अदर एडवांस्ड ट्रैक टेक्निक्स एज वेल। आपको कौन सा चाहिए आप एक बार कमेंट में बताना। अगर बहुत लोग कमेंट करेंगे तो आई विल ट्राई टू कवर दैट टॉपिक, ठीक है। सो या विद दैट आई विल क्लोज द सेशन। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।